प्यारे दोस्तों, 306वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आप लगातार इसी तरीके से कहानी को प्यार देते रहें और अपने कहानी को लगातार सुनते रहें। दोस्तों, हमारे पास आज का दिन है जो हमने कल चैलेंज लिया था कि हम 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा देंगे। तो मेरे पे जो प्यारे दोस्त हैं, जो हमारे व्यूवर हैं, वो कृपया करके थोड़ा सा मेहनत कीजिए और सिर्फ 30-35 ही सब्सक्राइबर हैं। तो प्लीज़ आप ये जरूर से जरूर आज पूरा करवा दें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज सिंधु और राशि को सजा के रूप में तांगलांग ला की खतरनाक घाटी से सफेद घास लाने के लिए कहा गया था। तीनों ने तूफान, बर्फीली हवा और खतरनाक जानवरों का सामना किया और गुफा में एक भालू से लड़ा और फिर सफेद बाघ से टकराव भी हुआ था। युवराज ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से बाघ को भी हरा दिया था और सफेद घास को भी लेकर नीचे आ गया था। सीनियर अभिमन्यु को जब ये घास दिखी तो उनको विश्वास हो गया कि वो रोशनी का अच्छा पार्टनर बन जाएगा। इसके बाद तीनों अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। तभी उनका दरवाजा फिर से खटखटाया। युवराज ने धीरे धीरे उठकर खोला और बाहर एक शिष्या खड़ी थी, जिसके हाथ में एक ट्रे थी। ट्रे में 3 कटोरे रखे हुए थे, जिनमें हल्की हल्की भाप उठ रही थी। उन कटोरों में एक दिव्य सुगंध आ रही थी, कुछ ऐसे महक जो शरीर और मन को ताजगी से भर देगी। युवराज ने जिज्ञासु नजर से उस लड़की की ओर देखा, मानो पूछना चाहता हो कि वो क्या लेकर आई है। लड़की ने तुरंत ही उसकी आंखों से उठते सवालों को पढ़ लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, गुरुदेव ने ये दलिया आपके लिए भिजवाया है। इसमें गरीम के फूल, सफेद घास का अर्क और कई विशेष औषधियां भी डाली गई हैं, जो आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा देंगी। युवराज ने हल्का सा सिर हिलाया और ट्रे से एक कटोरा उठा लिया। सिंधु और राशि ने भी चुपचाप अपने अपने कटोरे ले लिए और तीनों की भूख अभी तक उसके शरीर में थी, लेकिन इस दलिया की खुशबू ने उनके शरीर में नई भूख भी जगा दी थी। युवराज ने धीरे धीरे चम्मच से दलिया उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। दलिया हल्का गर्म था और स्वाद का गहरा, जैसे इसमें कई औषधियां ही नहीं बल्कि कोई दिव्य शक्ति भी घुली हुई हो। जैसे ही पहला निवाला युवराज के गले से नीचे उतरा, उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी फैलने लगी। शरीर की अकड़न धीरे धीरे कम होने लगी थी। सिंधु ने भी दलिया खाना शुरू किया और पहली चम्मच लेते ही उसकी हल्की आंखें चमक उठी। उसने युवराज की ओर देखा और धीरे से कहा, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। राशि ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, जैसे ही हम इसे खा रहे हैं वैसे ही शरीर हल्का लगने लगा है। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर और वैद्य जी जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। यह केवल भोजन नहीं बल्कि एक औषधीय संजीवनी है। जैसे जैसे वो दलिया खाते जा रहे थे, उनके शरीर की सारी ठंड, दर्द और थकान धीरे धीरे गायब होती जा रही थी। उनके अंगों में एक नई ऊर्जा भर रही थी, जैसे वो फिर से जीवंत हो रहे हो। युवराज ने अपने कटोरे को खाली किया और एक लंबी सांस ली। उसने अपनी हथेलियां वापस में रगड़ी और महसूस किया कि अब उसमें पहले जैसी ठंडक नहीं रही। शरीर में रक्त का प्रवाह तेज हो चुका था और अब वो फिर से अपने पूर्ण सामर्थ्य में आ गया था। सिंधु और राशि भी अब पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। उनके चेहरे की रंगत लौट आई थी और उनकी थकी हुई आंखों में अब एक नई चमक थी। युवराज ने धीरे से अपने दोनों हाथ आपस में रगड़े और अपने भीतर प्रवाहित ऊर्जा को महसूस किया। यह साधारण ऊर्जा नहीं थी, यह आत्मिक शक्ति थी जो किसी भी साधारण इंसान को अपनी सीमाएं लांघने की शक्ति देती थी। वो उठकर खड़ा हुआ और कमरे के दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया, ताकि कोई भी बाहरी रुकावट अपने ध्यान में बाधा न बने। फिर उसने सिंधु और राशि की ओर देखा। वो अब ठीक लग रही थी, उनके चेहरे की भी रंगत लौट आई थी और आंखों में एक नई चमक थी। युवराज ने गंभीर स्वर में कहा, हमें इस ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अब समय आ गया है कि हम अपनी मूल शक्ति को जागृत करें और ध्यान साधना करें। इससे हमारी कोर मांसपेशियां मजबूत होंगी और हम अपने लेवल को और भी ऊपर लेकर जा सकेंगे। मैंने तुम दोनों को जो ध्यान की तकनीक सिखाई थी, उसे के अनुसार ध्यान लगाओ। सिंधु और राशि अपने गुरु की आज्ञा को कैसे टाल सकती थी। उन्होंने सिर झुकाते हुए एक साथ कहा, जी युवराज जी, आप जैसा कहें। ये कहने के बाद वे दोनों तुरंत ध्यान की मुद्रा में बैठ गई। युवराज ने भी अपनी मुद्रा संभाली और गहरी सांस ली। उसने अपने भीतर बहती ऊर्जा को महसूस किया। चारों ओर शांति थी और कमरे में केवल उनकी धीमी सांसों की आवाज गूंज रही थी। ध्यान की स्थिति में जाते ही उन्होंने बाहरी दुनिया से अपना संपर्क तोड़ लिया था। जैसे जैसे ध्यान की गहराई बढ़ती गई, युवराज को लगा कि उसका शरीर हल्का होता जा रहा है। उसके भीतर की ऊर्जा किसी शांत सरोवर की तरह बह रही थी। धीरे धीरे वो अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने लगा और उसने अपने ऊर्जा केंद्रों को खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सिंधु और राशि भी अपनी अपनी ध्यान साधना में लीन थी। वे स्थिति में इतनी गहराई तक पहुंच चुकी थी कि उन्हें इस संसार का कोई भान नहीं था। समय जैसे ठहर सा गया था। रात कब बीत गई किसी को कुछ पता ही नहीं चला। कमरे की खिड़की से सूर्य की पहली किरण जब भीतर आई तो उसका हल्का सा ताप युवराज के चेहरे पर पड़ा। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और आंखों में अब एक नई चमक थी, एक नई ऊर्जा भी थी। युवराज ने अपने हाथ फैलाए और अपनी ऊर्जा को महसूस किया।
उसने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा। एक जबरदस्त कंपन पूरे शरीर में दौड़ गया। ये शक्ति, ये ऊर्जा, ये पहले से दोगुनी हो चुकी है। उसके शरीर की ताकत पहले से बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। ध्यान की यह प्रक्रिया न केवल उसकी मानसिक स्थिति को मजबूत कर रही थी, बल्कि उसके शरीर को भी एक नए लेवल पर पहुंचा रही थी। अब उसे अपने भीतर की शक्ति का पूरा नियंत्रण था। उसने अपने ऊर्जा केंद्रों को धीरे धीरे संतुलित किया ताकि ये शक्ति उसके शरीर में व्यवस्थित रूप से प्रवाहित होती रही। इसके बाद उसने धीरे से अपनी दृष्टि सिंधु और राशि की ओर घुमाई। वे अब भी ध्यान में लीन थी, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव स्पष्ट रूप से बता रहे थे कि वे अपने लेवल को पार कर चुकी हैं। युवराज को एक ही नजर डालनी पड़ी। वो समझ गया कि राशि अब 2 लेवल के 3 स्टेजेस को पार कर चुकी है और लेवल 3 में प्रवेश कर चुकी है। वहीं सिंधु केवल 3 के पहले ही प्रवेश कर चुकी थी और अब केवल 3 की एक्सपर्ट भी बन चुकी थी। सूरज की रोशनी अब पूरे कमरे में फैल चुकी थी। हल्की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। युवराज ने हल्की मुस्कान के साथ एक गहरी सांस ली और अपने खुद से ही कहा, चलो अब तो कुछ हद तक हम तैयार हो गए हैं। युवराज, सिंधु और राशि ने रात भर ध्यान करके खुद को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया था। अब वे पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर, ज्यादा साहसी और ज्यादा तैयार थे, लेकिन असली चुनौती अभी भी बाकी थी। कमरे में गहरी शांति पसरी थी। सिंधु और राशि, जिन्होंने अभी अभी ध्यान की प्रक्रिया को पूर्ण किया था, अब अपने स्थानों से धीरे धीरे उठी। उनके शरीर अब थकान से मुक्त और चेतना से भरपूर लग रहे थे। युवराज ने सिंधु और राशि को स्नेह से कहा, तैयार हो जाओ, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी आवाज में एक सीमित ऊर्जा थी, ना ज्यादा कठोर ना ज्यादा नर्म, बल्कि एक गुरु की गरिमा की शक्ति। सिंधु और राशि तुरंत तैयार होने के लिए चली गई। दोनों ने फ्रेश होकर कपड़े पहने और ध्यानपूर्वक अपने बाल बांधे। वह तैयार थी, न केवल दिखाने के लिए बल्कि भीतर से भी। उनकी आंखों में वो मासूमियत नहीं थी जो पहले दिखाई देती थी। अब वहां पर एक गंभीरता, एक आत्मविश्वास और एक अनकही ताकत थी जो उनके पूरे व्यक्तित्व में समा गई थी। युवराज ने भी अपने कपड़े उठाए और तैयार होने के लिए वॉशरूम की ओर बढ़ गया। जैसे वो अंदर गए तभी उनके कमरे के दरवाजे पर फिर से आहट हुई। राशि ने सिंधु की ओर देखा, फिर दोनों ने बिना कोई शब्द बोले आपसी सहमति से निर्णय लिया। राशि ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। सामने वही चेहरा था जिसे वे भूल नहीं सकती थी, रोमा। रोमा वही जिन्होंने पहली बार उन्हें आश्रम में देखा था। वही रोमा जो पहले दिन रोशनी के साथ उन्हें आश्रम से बाहर निकालने आई थी, लेकिन आज वो खुद उलझन में थी। उसने सिंधु और राशि को देखा था एकटक। उनके चेहरे पर आभा देखकर उसकी आंखें पल भर को ठहर गई। आज वे दोनों लड़कियां कुछ और ही बन गई थी। वो ऊर्जा जो उन दोनों की आती हुई महसूस कर रही थी, वो साधारण नहीं थी। ये वही 2 लड़कियां थी जिनका लेवल उस दिन बहुत मुश्किल से पहले स्टेज का था, लेकिन आज उनके चारों ओर एक अदृश्य घेरा था जो रोमा की चेतना को चुनौती दे रहा था। वो अपने ही अंदर एक असहजता महसूस करने लगी थी। उसकी सांसें थमी थमी सी थी। हाँ जी, राशि की आवाज ने उसकी सोच को झकझोर दिया। रोमा ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, सीनियर, आप तीनों को गुरुदेव ने बुलाया है। राशि ने गंभीरता और गरिमा के साथ सिर हिलाते हुए जवाब दिया, ठीक है, हम आते हैं। हमारे गुरु युवराज जी अभी तैयार हो रहे हैं। जैसे ही बाहर आएंगे हम उनके साथ गुरुदेव के पास पहुंच जाएंगे। रोमा ने सिर झुकाया और विनम्रता से वहां से चली गई। उसकी चाल अब पहले जैसी सहजता भरी नहीं थी, बल्कि एक सोच थी और एक चुप्पी जिसे स्वीकार और जिज्ञासा दोनों थे। जैसे वो मुड़ी, उसके मन में फिर से सवाल गूंजने लगा, कैसे कैसे इन दोनों ने अपनी तेज गति से अपनी ऊर्जा को इतना ऊंचा उठा लिया? ध्यान की कौन सी तकनीक थी जो इतनी प्रभावशाली थी? उधर कमरे में सिंधु और राशि युवराज के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही क्षणों में युवराज बाहर आ भी गया और उसकी चाल अब पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और दृढ़ता थी। युवराज जी, अभी अभी रोमा आई थी। सीनियर अभिमन्यु ने हमें बुलाया है। बाहर आते ही राशि ने तुरंत युवराज से कहा, चलो अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। युवराज ने भी फटाफट कहा। जैसे ही पता चला कि सीनियर अभिमन्यु ने बुलाया है, उसने बिना कोई समय गवाए दोनों को साथ लिया और तीनों सीनियर अभिमन्यु के कक्ष की ओर बढ़ चले। आश्रम का वो पवित्र मार्ग जहां से होकर जाने वाले हर व्यक्ति को जैसे एक अलग ही ऊर्जा का महसूस होता था, अब युवराज, सिंधु और राशि के कदमों से और भी जीवंत हो उठा था। युवराज की हल्की धूप और चारों ओर फैली हिमालयी ठंड एक साथ मिलकर एक ऐसा वातावरण बना रहे थे जो चेतना को स्थिर कर देने वाला था। गुरुदेव का कक्ष आश्रम के मध्य भाग में स्थित था। युवराज ने जैसे ही कक्ष के दरबार में खटाया, अंदर से गंभीर आवाज आई, आ रहा हूं, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। तीनों अंदर आ गए। सीनियर अभिमन्यु कला आसन में बैठे थे। कुछ क्षणों बाद सीनियर अभिमन्यु ने आंखें खोली और युवराज की ओर देखा। युवराज को समझ नहीं आ रहा था कि सीनियर अभिमन्यु उन्हें ऐसे क्यों देख रहे थे। अब क्या होगा आगे, क्या कहेंगे सीनियर अभिमन्यु युवराज से? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ।
दोस्तों 307वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज सोच में गुम हो गया था कि सीनियर अभिमन्यु उन्हें ऐसे क्यों देख रहे हैं। फिर भी उन्होंने अपने शांत मगर प्रभावशाली आवाज में कहा, युवराज तुम बैठो, थोड़ा इंतजार करो, रोशनी आने वाली है, उसके बाद हम बात करेंगे। जी सीनियर, युवराज ने आदरपूर्वक सिर झुकाते हुए उत्तर दिया। उसके पास लकड़ी के गुटके रखे हुए थे और वो उस पर बैठ गया था। उसके शब्दों में वो सम्मान स्पष्ट दिख रहा था जो एक सच्चा साथी और सच्चा शिष्य अपने मार्गदर्शक के लिए प्रति रखता है। उसका झुका हुआ सिर केवल आदर का नहीं, अपने भीतर के विचारों को शांत करने का भी संकेत था। तभी अभिमन्यु की नजर सिंधु और राशि पर पड़ी जो एक किनारे खड़ी थी, शांत और स्थिर, किंतु उनकी आभा में एक नई चमक थी और उनकी आंखों की गहराई, उनकी मुद्रा और सबसे ज्यादा उनकी ऊर्जा, इन सब में एक अप्रत्याशित परिपक्वता थी। अभिमन्यु के होठों पर एक धीमा किंतु आश्चर्य से भरा हुआ स्वर निकला। वो अनुभवी थे, उन्होंने भी उन दोनों के बढ़े हुए लेवल को महसूस किया। मार्शल आर्ट के लेवल पर इतनी जल्दी प्रगति करना कोई आसान बात नहीं थी। अभिमन्यु भी 20 वर्षों की कठिन साधना और प्रशिक्षण के बाद संत एक्सपर्ट के लेवल पर पहुंचे थे, जहां आत्मा और शरीर एक रेखा पर चलने लगते हैं। उन्होंने मालूम था कि आर्ट्स और ध्यान के उच्च लेवलों को पार करना क्या होता है। ये किसी शारीरिक व्यायाम से कहीं अधिक मानसिक और आत्मिक अनुशासन की मांग करता है। लेकिन ये देखकर वो हैरान था कि 19-20 की लड़कियां वो कैसे रातों रात अपने लेवल को पार कर गई। और सिर्फ एक नहीं, लगातार 3-3 लेवल। ऊपर से देखने से ही पता चल रहा था कि दोनों के कोर बहुत मजबूत थे। ये कैसे संभव है? ये प्रश्न उनके भीतर एक तूफान की तरह उभरने लगा। उन्होंने आंखें मूंदी, शायद उत्तर ढूंढने के लिए या शायद अपने भीतर की उलझनों को शांत करने के लिए। उनका दिमाग गहरे विचारों में डूबा हुआ था और उस मौन के बीच युवराज ने उनके दिमाग में चल रही उलझन को भांप लिया। वो समझ रहा था कि लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो अपने सीनियर के सामने कुछ भी बोल कैसे सकता था? ये तो उनका अपमान होता। कमरे में कुछ देर तक मौन व्याप्त रहा, जैसे वक्त थम सा गया हो। सभी अपने अपनी सोच में डूबे हुए थे। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी, गुरुदेव क्या मैं आ सकती हूँ? इस नर्म और मधुर आवाज ने जैसे पूरे कक्ष को झिंकृत कर दिया। यह स्वर न तो अधिक ऊंचा था और न ही धीमा, बस इतना पर्याप्त कि हर आत्मा उसे पहचान ले। अभिमन्यु ने धीरे से आंखें खोली और उस दिशा में देखा जहां से आवाज आई थी, और तभी कमरे के द्वार पर खड़ी रोशनी ने उन्हें देख लिया था। युवराज, सिंधु और राशि ने भी उनकी तरफ देखा तो वो देखते ही रह गई, और जो उन्होंने देखा उसने क्षण भर के लिए उनके सोचने समझने की शक्ति को जैसे रोक दिया। रोशनी, उसका नाम ही उसकी पहचान बन गया था। सिंधु और राशि को तो उसकी खूबसूरती देखकर जलन हो रही थी। उसने हल्के नीले रंग का चोगा पहना रखा था, बहुत ही साधारण, मगर उसकी सादगी में एक अद्भुत आकर्षण छुपा हुआ था। उसका शरीर अद्भुत शक्ति और लचीलापन दिखा रहा था। सिर पर बंधे बाल चाइनीज स्टाइल में बंधे हुए थे, जिससे साफ पता लग रहा था कि वो भी एक मार्शल आर्ट फाइटर है। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, फिर भी उसकी त्वचा में एक सहज चमकता थी। होठों पर गुलाबी फूलों से रस से बनी नेचुरल लिपस्टिक, जो न तो अधिक गाढ़ी और न ही हल्की, एकदम संतुलित, जैसे बस प्रकृति ने स्वयं उसे सजाया हो, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। कमरे में प्रवेश करते ही एक भीनी भीनी खुशबू फैलने लगी। ये कोई आर्टिफिशियल परफ्यूम नहीं था, बल्कि उसके शरीर की नेचर से निकली हुई क्रिस्टल जैसे पूरी स्मेल थी। युवराज अब तक ध्यान की अवस्था में था, क्षण भर के लिए विचलित हो गया। वो कोई साधारण फाइटर नहीं था, उसकी विल पावर लोहे के जैसी थी, परंतु रोशनी की उपस्थिति ये किसी और ही आयाम से आया प्रतीत हो रही थी। उसकी उपस्थिति में एक गहराई थी और एक शांति और एक रहस्य, जो किसी को भी उसकी ओर खींचने पर विवश कर दे। सिंधु और राशि, जिनकी साधना हाल ही में पूरी हुई थी, खुद को सशक्त समझने लगी थी, मगर रोशनी को देखकर उनके मन में एक हल्की सी ईर्ष्या की तरंग उठ गई। ये कोई साधारण ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि सेल्फ कंपटीशन से उत्पन्न हुई थी। जब कोई अपने बराबर या अपने ऊपर को देखता है तो वो ये प्रश्न उनके भीतर ऑटोमेटिक ही उठने लगता है। कमरे में हर आंखें रोशनी के चेहरे पर स्थिर थी, जैसे कोई अदृश्य मैग्नेटिक पावर हो और उसने सबको बांध लिया हो। तभी अभिमन्यु की आवाज ने सबकी तंद्रा को तोड़ा और कहा, आओ आओ रोशनी, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। उसकी आवाज में वो गरिमा थी जो गुरु की होती है, जब वो अपने सबसे योग्य शिष्यों में एक को स्वागत करता है। रोशनी धीरे धीरे भीतर आई। उसकी चाल में एक सदा हुआ आत्मविश्वास था, ना झिझक थी, और बस गहराई ही गहराई दिख रही थी, जैसे हर कदम से वो अपने भीतर और गहराई तक उतरती जा रही हो। उसके कदमों की गति की इतनी संतुलित थी कि ऐसा लगा मानो जमीन को छूती भी नहीं, बस हवा में ही तैरती हुई चली आ रही हो। सीनियर अभिमन्यु ने रोशनी और युवराज का एक दूसरे से परिचय करवाया। उनकी आंखों में
गहरा अनुभव झलक रहा था, मानो वे पहले ही समझ चुके हों कि यह मुलाकात केवल संयोग नहीं बल्कि नियति का लिखा कोई अध्याय है। युवराज ने आदरपूर्वक सिर झुकाया, जबकि रोशनी ने बस हल्की सी दृष्टि डाली जिसमें एक अजीब सा संकोच और चुनौती दोनों थी। अभिमन्यु ने एक क्षण रुककर रोशनी से कहा, युवराज, आज तुम्हारे साथ होने वाली मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। तुम दोनों एक टीम के रूप में प्रवेश करोगे, जिससे तुम्हारे जीतने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, और यदि तुम दोनों सही से तालमेल बिठा पाई तो मैं तुम्हें मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में भी शामिल करवा सकता हूँ। रोशनी ने युवराज की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, मानो युवराज को परखना चाहती हो। कुछ क्षणों के मौन के बाद उसने सधे हुए शब्दों में कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं पहले युवराज की मार्शल आर्ट शक्ति देखना चाहती हूँ। क्या ये मेरे साथ देने के लायक भी है? उसकी आवाज में एक तीखी धार थी। यह सिर्फ एक साधारण जिज्ञासा नहीं थी बल्कि एक खुली चुनौती थी। युवराज ने भी उसकी आंखों में झांक कर देखा। वहां एक तरफ की दृढ़ता थी जो उसे असहज नहीं बल्कि उत्साहित कर रही थी। और इससे पहले कि अभिमन्यु कुछ कहते, युवराज ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ सीनियर, मैं भी देखना चाहता हूं कि रोशनी की क्षमता क्या है। अभिमन्यु ने दोनों की बातें सुनी और हल्के मुस्कान के साथ कहा, मुझे तो पहले से ही मालूम है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए एक आदर्श टीम साबित हो सकते हो, लेकिन यदि फिर भी तुम दोनों को एक दूसरे की ताकत का परीक्षण करना है तो क्यों ना एक फ्रेंडली मैच हो जाए। युवराज और रोशनी ने सिर झुकाकर सहमति जताई। अभिमन्यु ने तुरंत कुछ अपने शिष्यों को बुलाया और फाइटिंग रिंग को तैयार करने का आदेश दिया। कुछ ही मिनटों में वहां एक भव्य रिंग तैयार हो गया, जिसके चारों ओर लकड़ी की मजबूत सीमाएं खड़ी कर दी गई। रिंग के चारों ओर विभिन्न प्रकार की चुनौतियां रखी गई। कुछ जगहों पर लकड़ी के डमी थे और जिन्हें तोड़ना था, तो कुछ जगहों पर ऐसे उपकरण थे जो केवल कुशल फाइटर के लिए उपयोगी साबित होते थे। चारों ओर शिष्य भी उत्सुकता से खड़े हो गए। रोशनी और युवराज आमने सामने थे। गहरा सन्नाटा छा गया, मानो पूरी प्रकृति इस मुकाबले की साक्षी बनकर ठहर गई हो। युवराज ने अपनी जगह ली। उसकी सांसें स्थिर थी, वो पूरी तरह से एकाग्रचित था, और वहीं रोशनी भी अपने किसी से कम नहीं थी। उसकी आंखों में ठहराव था, लेकिन शरीर पूरी तरह से तैयार। अभिमन्यु ने अपनी करारी आवाज में कहा, शुरू करो। और जैसे ये शब्द हवा में तैरकर उनके कानों में पहुंचा, रोशनी ने बिजली की गति से हमला कर दिया। युवराज ने एक झटके में उस वार को नाकाम कर दिया, लेकिन रोशनी थमी नहीं। उसने अपनी स्पीड को बनाए रखा और कुछ ही सेकंड में 5 अलग अलग मूव्स का इस्तेमाल किया। युवराज को समझ आ गया कि यह केवल शक्ति नहीं बल्कि कौशल और मानसिक धैर्य की परीक्षा भी है। मुकाबला तेज होता जा रहा था। दोनों के बीच केवल ताकत ही नहीं बल्कि सोच और निर्णय की लेने की लड़ाई भी थी। रोशनी के हर वार का जवाब युवराज देता और युवराज की हर चाल को रोशनी समझने की कोशिश करती। दोनों का तालमेल देखकर वहां खड़े शिष्य भी दंग रह गए। रोशनी ने अपने पूरे शरीर की ताकत को समेटते हुए एक झटका तेज झपट्टा मारा। उसकी चाल में तेजी थी और उसके वार में आक्रामकता, लेकिन युवराज की आंखें उसकी हर हरकत को पढ़ रही थी। उसने फुर्ती से अपना बायां हाथ आगे किया और रोशनी की कलाई को जकड़ लिया, जिससे उसका प्रहार वहीं पर रुक गया। रोशनी ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और फिर से हमला किया। इस बार उसने एक घूमता हुआ किक मारा, लेकिन युवराज पहले से तैयार था। उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर उस वार को ब्लॉक कर दिया और तुरंत पलटकर आगे के लिए बढ़ गया। युवराज ने मुस्कुराते हुए एक हाथ तेज पंच से रोशनी की ओर बढ़ाया, लेकिन रोशनी भी कम नहीं थी। उसने एक लचीले पंच से भरी चाल के साथ झुकते हुए उस पंच को खाली जाने दिया और तुरंत युवराज के घुटनों पर एक साइड किक मारी, लेकिन युवराज ने हवा में छलांग लगाकर खुद को बचा लिया। अब तक रोशनी का गुस्सा बढ़ गया था। उसकी सांसें भी तेज हो रही थी और वह मुकाबले के अगले स्तर पर लेकर जाने को तैयार थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी शक्ति को समेटा और अपनी विशेष तकनीक ड्रैगन पंच के लिए खुद को तैयार किया। उसकी आंखें चमक उठी और उसने पूरी ताकत के साथ युवराज के पेट की ओर वार कर दिया। यह हमला बेहद तेज और स्ट्रीक था। युवराज इसे रोकने में असमर्थ था। पंच की गति इतनी अधिक थी कि युवराज के शरीर से टकराने ही वाला था कि अचानक रोशनी ने अपने हाथ को पीछे खींच लिया। एक पल के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। सभी यह देखने के लिए रुके कि आगे क्या होगा। रोशनी की आंखों में संयम और सम्मान झलक रहा था। उसे घायल नहीं करना चाहती थी। युवराज भी ये समझ गया था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर युवराज ने मुस्कुराते हुए अपनी बारी का इंतजार किया। अब युवराज की बारी थी। उसने एक लंबी छलांग लगाई और हवा में घूमते हुए अपने कंगारू किक का इस्तेमाल किया। यह खतरनाक चाल थी जो अगर सही से लगती तो प्रतिद्वंदी को बेहोश कर सकती थी। रोशनी ने इसे भांप लिया और अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत एक बैक फ्लिप से खुद को पीछे कर लिया। युवराज की किक हवा में खाली चली गई, लेकिन उसने तुरंत संतुलन बनाया और तुरंत जमीन पर उतरते ही अपनी अगली चाल की तैयारी शुरू कर दी। रोशनी और युवराज दोनों अब पूरी तरह से गंभीर हो चुके थे। यह मुकाबला अब केवल ताकत का नहीं बल्कि मानसिक चतुराई और धैर्य का भी बन चुका था। हर वार का जवाब दिया जा रहा था और हर चाल को काउंटर भी किया जा रहा था। क्या होगा आगे? कौन जीतेगा?
जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों 308वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। उसके बाद युवराज ने अपने दाएं पैर को जमीन पर टिकाकर अपने कलाइयों को घुमाया और फिर से आगे बढ़ा। एक बार उसने एक स्पिनिंग बैक किक मारी जो बेहद ताकतवर थी। रोशनी ने झुकते हुए अपने आप को बचाया और तुरंत एक साइड पंच से युवराज की पसलियों पर हमला कर दिया। इसके बाद रोशनी ने एक फ्लाइंग नी अटैक किया, लेकिन युवराज ने अपनी बाजुओं को क्रॉस करके इस हमले को रोक लिया। दोनों की ताकत बराबर की थी। दोनों ही एक दूसरे की हर चाल का जवाब दे रहे थे। लड़ाई का रोमांच चरम पर था। भीड़ की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। युवराज ने तुरंत एक्स किक मारी और जो रोशनी के कंधों को छूने ही वाली थी, और कि रोशनी ने अपने शरीर को घुमाकर खुद को बचा लिया। फिर हेलीकॉप्टर किक का इस्तेमाल किया और यह वार इतना तेज था, लेकिन युवराज ने फुर्ती से नीचे झुककर इसे बचने में असफलता प्राप्त कर ली। दोनों अब एक तक पसीने में आ गए थे। सांसें तेज हो गई थी, लेकिन न तो रोशनी और न ही युवराज पीछे हटने को तैयार थे। लड़ाई जारी थी। दोनों के बीच एक नई जंपिंग किंग, हाई पंच, लो किक और ब्लॉक होते जा रहे थे। हर वार का जवाब दिया जा रहा था। करीब 1 घंटे तक यह भीषण मुकाबला चलता रहा। आखिरकार दोनों ने एक आखिरी वार अपने एक दूसरे पर करने के लिए छलांग लगाई, लेकिन फिर दोनों हवा में ही अपने चालों को रोककर जमीन पर आ गए। युवराज और रोशनी ने एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। रोशनी ने युवराज की आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे तुम्हारी ताकत देखकर खुशी हुई। अब आगे के मुकाबले देखने के लिए उत्साहित हूं। युवराज ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यह मुकाबला केवल जीतने का नहीं, बल्कि ये दोनों फाइटर की ताकत और सम्मान की परीक्षा थी। दोनों की शक्ति और सम्मान, और यही लड़ाई इससे सबसे बड़ी खासियत थी। सीनियर अभिमन्यु ने दोनों के मैच को ड्रा करार दिया और फिर आगे के मुकाबलों की तरफ बढ़ गए। मुकाबले में गर्मी अभी ठंडा नहीं हुई थी और युवराज और रोशनी के बीच की टक्कर समाप्त हो चुकी थी, लेकिन दोनों फाइटर्स ने अभी भी जोश भरा हुआ था। दोनों एक दूसरे की ताकत से प्रभावित थे और इसी क्षण से वे एक दूसरे की स्किल्स को और परखने के लिए तैयार थे। पहला मुकाबला लकड़ी के पुतलों से हुआ। यह पुतले किसी आम पुतले की तरह नहीं थे, बल्कि भारी लकड़ी के बने हुए थे। हर दिशा में घूम सकते थे और इनमें लगे स्प्रिंग और लीवर इन्हें अचानक से हमला करने में सक्षम बनाते थे। युवराज और रोशनी को इन पुतलों के खिलाफ अपनी तेज शक्ति और सहन शक्ति को साबित करना था। युवराज ने पहला कदम बढ़ाया। अपने दाएं हाथ पर एक जोरदार पंच मारा, जिससे सामने का पुतला तेजी से घूम गया। लेकिन इससे पहले कि वो युवराज पर पलटवार कर पाता, युवराज पहले ही नीचे झुककर दूसरी दिशा में निकल चुका था। उसके पीछे ही रोशनी थी, जिसने अपनी बिजली जैसी तेज गति से 2 पुतलों पर एक साथ वार किया और उन्हें बर्बाद कर दिया। इसके बाद दोनों ने अपनी अपनी आंखें बंद की, केवल अपनी छठी इंद्रियों पर भरोसा करते हुए इन पुतलों से मुकाबला करने का निर्णय लिया। ये एक कठिन परीक्षा थी, लेकिन दोनों की सालों की कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण ने उन्हें इस स्तर पर पहुंचा दिया था कि वे केवल अपनी अनुभूति से इन पुतलों को वार को भांप से। दोनों ने अपनी अपनी जगह ले ली और जैसे ही पुतलों पर हमला किया, दोनों ने बिना देखे अपने बचाव और जवाबी हमले करने शुरू कर दिए। इसके बाद अगली चुनौती थी 5-5 ईंटों को एक साथ ही प्रहार में तोड़ना। युवराज पहले आगे बढ़ा। उसने गहरी सांस ली और अपने अंदर की ऊर्जा को केंद्रित किया। अपने दाएं हाथ को उठाकर एक ही बार में 5 ईंटों को चकनाचूर कर दिया। भीड़ की तालियों ने गूंज हवा में फैल गई। रोशनी मुस्कुराई और अपनी बारी का इंतजार किया। उसने भी अपनी सांसों को नियंत्रित किया और आंखें बंद करके अपने घुटनों को मोड़ते हुए तकड़ा प्रहार किया। ईंटों के टुकड़े हवा में बिखर गए, लेकिन असली चुनौती अभी भी बाकी थी। 10 टन मिट्टी से भरे बोरे को एक ही मुक्के में हिलाकर अपने जगह से हटा देना, यह एक असंभव लगने वाली परीक्षा थी, लेकिन युवराज और रोशनी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। युवराज ने पहले कदम बढ़ाया। वो बोरक के सामने खड़ा हुआ और अपनी सांसों को गहरा किया और अपनी मांसपेशियों को पूरी तरह से तैयार किया। उसने अपनी पूरी ऊर्जा को एक ही बिंदु पर केंद्रित किया और फिर बिजली की गति से एक तगड़ा झटका मुक्का मारा। पूरे मैदान में धूल उड़ गई। भारी बोरियों में से एक कांप उठी। इसके बाद रोशनी की बारी थी। उसने अपने पैरों को मजबूती से जमीन पर टिकाया और अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करके एक विस्फोटक वार किया। बोरियां जोर से हिल गई और पीछे की ओर खिसक गई। ये देखकर वहां मौजूद सारे लोग दंग रह गए। इसके बाद दोनों ने कई कठिन परीक्षाओं से एक दूसरे को चुनौती दी। लकड़ी के मोटे तख्तों को तोड़ना, आंखों की पट्टी बांधकर बिना देखे वार करना और यहाँ तक कि तलवारबाजी में भी एक दूसरे का सामना करना। हर मुकाबले में दोनों ने अपनी कुशलता और ताकत का प्रदर्शन किया। इन मुकाबलों के अंत में दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, मुस्कुराए और फिर एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखा। यह कोई हार जीत का खेल नहीं, आपसी खेल था। युवराज ने सिर हिलाया और बोला, यह तो बस शुरुआत है, असली मुकाबले देखने अभी बाकी है। मुकाबले का रोमांच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। रोशनी और युवराज अब अपने अगले मुकाबले के लिए आमने सामने खड़े थे। इस बार की चुनौती सिर्फ ताकत और सहन शक्ति नहीं, बल्कि सटीकता और नियंत्रण की परीक्षा थी।
मुकाबले का नाम था स्टार ब्लेड टारगेटिंग, जिनमें हवा में ब्लेड फेंककर लकड़ी के पुतलों के कपड़ों को फाड़ना था, लेकिन इसमें पूरी शरीर को छूना नहीं था। हर प्रतिभागी के पास 10 ब्लेड होंगे। उन्हें लकड़ी के पुतलों के कपड़े फाड़ने होंगे, लेकिन बिना शरीर को छुए। अगर ब्लेड ने पुतले के शरीर को छू लिया तो पॉइंट कट जाएगा। सबसे अधिक सटीकता और दिखाने वाला विजेता होगा। सीनियर अभिमन्यु ने ये हाथ उठाकर संकेत दिया और मुकाबला शुरू हो गया। रोशनी और युवराज दोनों के सामने 5-5 लकड़ी के पुतले खड़े थे, जिन पर ढीले कपड़े लटके हुए थे। इन कपड़ों की बनावट इतनी नाजुक थी कि हल्की सी धार भी उन्हें काट सकती थी, लेकिन असली परीक्षा नहीं थी नियंत्रण। रोशनी ने अपनी सांसें स्थिर की और एक ही क्षण के लिए आंखें बंद कर ली और फिर अपने अपने ब्लेड को तेजी से घुमाकर हवा में उछाल दिया। ब्लेड सीधा पुतले की कमर पर कपड़े को काटता हुआ पार निकल गया। कपड़ा नीचे गिरा, लेकिन पुतले का शरीर जरा भी हिला नहीं और एकदम स्टिकवार था। दूसरा ब्लेड शर की आवाज करते हुए पुतले के कंधे के पास से गुजरा और वहां का कपड़ा फाड़ते हुए जमीन पर जा गिरा। रोशनी की फुर्ती और नियंत्रण अद्भुत था। अब वो एक ही झटके में 3 ब्लेड निकालकर हवा में उछाल दिया और तीनों ब्लेड अलग अलग दिशाओं में घूमते हुए तीनों पुतलों के कपड़ों को अलग अलग स्थानों से काट दिया। भीड़ में से हल्की सी सराहना की आवाज आई। रोशनी ने चारों ब्लेड अब तक सही निशाने पर लगे थे। युवराज हल्के से मुस्कुराए और उसने अपनी कमर पर बांधे ब्लेड निकाले और बिना एक सेकंड गंवाए पहला ब्लेड उछाल दिया। आवाज करते हुए ब्लेड ने हवा में घूमते हुए सीधा पुतले के सीने से लटकते कपड़े को वार दिया और लेकिन पुतले का शरीर जरा भी हिला नहीं। युवराज की सांस तेज हो गई जब उसने अपनी अनोखी शैली अपनाई। ब्लेड को हवा में उछालकर उसके पैरों की दिशा पर निशाने को भेजा। दूसरा ब्लेड उसने हवा में उछाला और दाएं पैर से एक हल्की सी किक मारी और उसे पुतले के कंधे पर जोर से भेजा। ब्लेड ने घूमते हुए सिर्फ कपड़ों को फाड़ा और दूर जमीन पर जाकर गिर गया। भीड़ की आंखें फटी की फटी रह गई। यह तरीका रोशनी ने पहले कभी नहीं देखा था। युवराज सिर्फ हाथों से नहीं बल्कि अपने पूरे शरीर को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता था। जब उसने 3 ब्लेड एक साथ उठाए और हवा में उछाल दिए, एक ब्लेड उसने घुटने से हल्की सी टक्कर देकर दाएं तरफ भेज दिया और दूसरा अपने हाथ से फेंका और तीसरा ब्लेड उसने अपने कंधे से हल्का धक्का देकर आगे बढ़ाया। तीनों ब्लेड अलग अलग पुतलों की अलग अलग जगहों पर कपड़े फाड़ते हुए आगे निकल गए। अब मुकाबला अंतिम दौर का था। रोशनी ने आखिरी ब्लेड उठाया, अपना मुंह घुमाया और बिना पीछे देखे खड़े पुतले की ओर उछाल दिया। सिंक ब्लेड तेजी से घूमता हुआ पुतले के पीछे से कपड़े को काटता हुआ दूर गिर गया। एकदम परफेक्ट। अब बारी थी युवराज की। युवराज ने अपने आखिरी 2 ब्लेड उठाए, एक खास तकनीक अपनाई जिसे स्पिनिंग ट्विन ब्लेड कहा जाता था, और उसने अपने दोनों ब्लेड को उल्टा पकड़कर अपनी कलाई के चारों ओर घुमाया और एक ही झटके में दोनों ब्लेड अलग अलग दिशाओं में छोड़ दिए। पहला ब्लेड घूमता हुआ पुतले के कॉलर का कपड़ा काट गया, जबकि दूसरा ब्लेड इतनी तेजी से घूमा कि पुतले के निचले हिस्से का कपड़ा हवा में उड़कर अलग हो गया। भीड़ में एकदम सन्नाटा छा गया। युवराज और रोशनी ने पूरे 10-10 ब्लेड फेंके और एक भी ब्लेड पुतले के शरीर को छू नहीं पाया था। सीनियर अभिमन्यु ने मुस्कुराकर हाथ उठाया और घोषणा की, यह मुकाबला दोनों ने बराबरी पर समाप्त किया। एक भी निशाना चूका नहीं और दोनों की सटीकता अविश्वसनीय है। युवराज और रोशनी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में एक दूसरे के प्रति सम्मान साफ झलक रहा था। रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी तकनीक ने मुझे प्रभावित किया। युवराज, मुझे नहीं पता था कि कोई पैरों से भी ब्लेड की दिशा बदल सकता है। युवराज ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, और तुम्हारी सटीकता अद्भुत थी रोशनी। आंखें बंद करके निशाना लगाना कोई आसान काम नहीं होता। दोनों ने एक दूसरे की ओर हाथ बढ़ाया और मजबूती से हाथ मिला लिया। अब देखते हैं कि आगे के मुकाबले में कौन आगे बढ़ता है, रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा। युवराज ने सिर हिलाते हुए कहा, तैयार रहो रोशनी, असली परीक्षा अभी बाकी है। इसके बाद अगला मुकाबला होने वाला था सिलट, जिसमें ताकत, चपलता और कुशलता की परीक्षा होगी। अब इन दोनों में से आगे की परीक्षा में कौन आगे निकलेगा, जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और दोस्तों प्लीज़ मैं आपसे कहता हूं कि जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए और उसके बाद मैं नई कहानी लेकर आऊँगा। दोस्तों, 309वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अब युवराज और रोशनी के बीच अगला मुकाबला होने वाला था सिलट, जिसमें ताकत, चपलता और कुशलता की परीक्षा होगी। स्टार ब्लेड मुकाबले के बाद रोशनी और युवराज दोनों ने सांसें ली, लेकिन उनके चेहरे पर थकान की जगह अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो उन्हें और भी भीतर से प्रेरित कर रही थी। अब अगला मुकाबला सिलट था और जो एक दक्षिण एशियाई मार्शल आर्ट फॉर्म थी। एक बार दोनों फाइटर अपने हाथ में लंबे बांस लेकर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे।
दोनों को बांस से लड़ना होगा बिना एक दूसरे को गंभीर चोट पहुंचाए। जिसका हथियार छूटेगा और जो ये 3 बार बैलेंस खोएगा वो हार जाएगा। फुर्ती, संतुलन और आक्रामकता की कुशलता का परीक्षण किया जाएगा। जैसे ही सीनियर अभिमन्यु ने मुकाबला शुरू करने का संकेत दिया, दोनों फाइटर्स ने अपने अपने बांस को हल्के से हिलाया और एक दूसरे की आंखों में देखा। रोशनी ने अपने बांस को दाएं तरफ घुमाते हुए युवराज के कंधे की ओर तेज से वार कर दिया। युवराज ने झुकते हुए इस हमले से बचा लिया अपने आप को और उसी क्षण उसने अपने बांस से रोशनी के टांगों पर वार करने की कोशिश की, लेकिन रोशनी हवा में छलांग लगाकर पीछे हट गई। अब वो झुककर तेजी से नीचे की ऊपर वार करती रही और जिससे युवराज को अपना बांस सामने लाकर ब्लॉक करना पड़ा। ठक ठक दोनों के बांस हवा में तेजी से टकराने लगे। अब युवराज ने अपने हमले तेज कर दिए। उसने अपनी घूमने वाली स्लिट तकनीक का इस्तेमाल किया और जहां वो एक तरफ घूमते हुए बांस को कमर के बल पर घुमाकर हमला करता। धड़ाक रोशनी ने मुकाबले से खुद को बैलेंस में रखा। युवराज के वार में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि एक अनोखा प्रभाव भी था जिससे बचना मुश्किल हो रहा था। युवराज ने अगला वार किया और बांस को सीधा जमीन पर मारते हुए उसने खुद को हवा में उछाला और रोशनी के कंधे की ओर वार कर दिया। रोशनी ने तुरंत अपने बांस को ढाल की तरह पकड़ लिया और ब्लॉक कर लिया, लेकिन एक ही झटके में वो कदम पीछे हट गई। अब दोनों ने आक्रामक लड़ाई शुरू कर दी। आपस में बांस टकराते हुए एक संगीतमय युद्ध का दृश्य बना रहे थे। एक तेज वार से रोशनी ने युवराज के बांस पर सीधा प्रहार किया, जिसका उसे बांस थोड़ा सा हिल गया और उसे देखकर मौका मिला। रोशनी ने बिजली की तेजी से युवराज की ओर छलांग लगाई और उसके बांस पर दोबारा से वार कर दिया। धड़ाम युवराज का बांस भी थोड़ी देर के लिए संतुलन खो बैठा, लेकिन उसने फुर्ती से हवा में लपक कर उसे फिर से पकड़ लिया। अब उसने अपने विशेष स्लिट मूव का इस्तेमाल किया। युवराज ने तेजी से अपने बांस को रोशनी के बांस के चारों ओर लपेटते हुए घुमाया और झटके से उसे नीचे खींच दिया। की आवाज करते हुए रोशनी का बांस जमीन से टकराया और उसके हाथ से छूट गया। सीनियर अभिमन्यु ने तुरंत हाथ उठाया और घोषणा की, यह मुकाबला युवराज ने जीत लिया। युवराज ने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाया। रोशनी भी सिर हिलाते हुए उसका हाथ थाम लिया। रोशनी ने कहा, तुम्हारे स्पिनिंग मूव्स ने मुझे हैरान कर दिया युवराज, लेकिन अगली बार मैं बेहतर रहूंगी। युवराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसी का नाम तो मुकाबला है। रोशनी, सीखना और आगे बढ़ना। अब देखते हैं बोत्सु मुकाबले में कौन जीतता है। रोशनी और युवराज दोनों अपने अपने जगह पर खड़े थे। उनकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन आंखों में जोश बरकरार था। अगला मुकाबला बोत्सु था, जो एक ऐसा मुकाबला जिसमें फुर्ती, सटीकता और लचीलापन सबसे अहम होता है। इस बार लकड़ी और बांस की छड़ी एक जगह पर हल्की लेकिन मजबूत छड़ी इस्तेमाल की जानी थी, जो एक खास प्रकार की घास के तंतु से बनी थी। और ये छड़ी हल्की जरूर थी, लेकिन इसके झटके से संतुलन कोई भी खो सकता था और सही इस्तेमाल किया जाए तो घातक भी हो सकती थी। सीनियर अभिमन्यु के मुकाबले के जो नियम थे, ये मुकाबला शुद्ध रूप से और बड़े ही अच्छे तरीके से किया जाना था। जिसका हथियार पहले गिरेगा, जिसने 3 बार संतुलन खोया, वो हार जाएगा। युवराज और रोशनी ने अपनी छड़ियों को मजबूती से पकड़ लिया। दोनों ने अपनी शुरुआती मुद्रा ली और युवराज ने डिफेंसिव मुद्रा अपनाई, जबकि रोशनी ने एग्रेसिव मुद्रा में अपना संतुलन जमाया। सीनियर अभिमन्यु ने हाथ उठाया और मुकाबला शुरू हो गया। रोशनी ने बिना समय गवाए अपने छड़ी से युवराज की ओर वार किया। युवराज ने तुरंत अपनी छड़ी को मोड़ते हुए वार को रोक दिया और झुकते हुए एक घुमावदार वार किया, जिससे रोशनी का पीछे हटना पड़ा। रोशनी ने तुरंत खुद को नियंत्रित किया, पलटकर एक तेज हमला कर दिया, लेकिन युवराज ने हवा में छलांग लगाकर उसे चकमा दे दिया। अब दोनों की छड़ियां हवा में तेजी से टकरा रही थी। हर वार के साथ रोशनी और युवराज एक दूसरे की ताकत और गति को परख रहे थे। अब रोशनी ने सर्कुलर अटैक तकनीक अपनाई। उसने अपनी छड़ी को एक गोल घुमाव में घुमाया और युवराज के चारों ओर तेजी से वार करने लगी। युवराज ने खुद को बचाने के लिए छड़ी को अपने चारों ओर तेजी से घुमाना शुरू कर दिया, जिससे एक ढाल जैसी संरचना बन गई। रोशनी को उसका अंदाजा भी नहीं था। युवराज ने अचानक अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए एक स्लाइडिंग मूव किया और रोशनी के पैरों की ओर वार किया। रोशनी ने मुश्किल से खुद को संभाल लिया, लेकिन संतुलन खोने से बच गई। अब युवराज ने अपना तेज मूव अपनाया, स्पिनिंग फ्लिप अटैक, और उसने अपनी छड़ी को जमीन पर टिकाया और उसके सहारे हवा में छलांग लगा दी। फिर हवा में घूमते हुए सीधा रोशनी की छड़ी पर वार कर दिया। धड़ाक रोशनी का हथियार झटके से छूट गया और जमीन पर गिर पड़ा। सीनियर अभिमन्यु ने हाथ उठाया और फिर से घोषणा कर दी, ये मुकाबला भी युवराज ने जीत लिया है। युवराज ने मुस्कुराते हुए रोशनी की ओर देखा और हाथ बढ़ा दिया। रोशनी ने थोड़ी देर उसे फिर देखा, फिर हल्के मुस्कान के साथ उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारी यह छलांग बहुत प्रभावशाली थी, रोशनी ने कहा, और तुम्हारी चक्र तकनीक भी काबिले तारीफ है, युवराज ने जवाब दिया। अब बारी थी कठिन मुकाबलों की, भाला फाइटिंग की।
बॉस मुकाबले के बाद माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। अब तक के मुकाबले रोमांचक हो रहे थे, लेकिन अब रही थी सबसे कठिन और निर्णायक मुकाबले की भाला कला। और इस मुकाबले में न केवल ताकत की परीक्षा होनी थी, बल्कि रणनीति, सहन शक्ति और फोकस की भी अहम भूमिका निभाने वाले थे। ये मुकाबला वो मुकाबला था जो इस बात को तय करेगा कि युवराज और रोशनी में से कौन बेहतर फाइटर है। दोनों प्रतियोगिता को भाले का इस्तेमाल करना होगा और प्रतिद्वंदी को छूने वाले 3 क्लीन हिट करने वाला फाइटर विजेता बनेगा। भाले से चोट लगने की संभावना अधिक थी, इसलिए मुकाबले केवल नियंत्रण और तकनीक पर आधारित होंगे। जो पहले संतुलन खोएगा या हथियार गिरा देगा, उसे हार माननी पड़ेगी। सीनियर अभिमन्यु ने दोनों की ओर देखा और कहा, यह सबसे कठिन परीक्षा है। भाले को केवल एक हथियार नहीं, बल्कि अपने शरीर का हिस्सा समझो। ये इसे सबसे अच्छे से नियंत्रित करेगा और जो विजेता वही बनेगा। युवराज और रोशनी ने अपने अपने भालों को मजबूती से पकड़ लिया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, जैसे शब्दों के बिना ही एक दूसरे को चुनौती दे रहे हो। रोशनी ने बिना समय गंवाए अपना पहला वार किया। उसका भाला बिजली की तेजी से युवराज की ओर आया, लेकिन युवराज ने अपने भाले को दाएं तरफ मोड़कर उसका ब्लॉक कर दिया। युवराज ने तुरंत जवाबी हमला करके अपना भाला तेजी से घुमाया और एक स्ट्रिक थ्रस्ट मूव से रोशनी के कंधे की ओर बढ़ा दिया। लेकिन रोशनी पहले ही भाग चुकी थी और पीछे हट गई और अपने भाले को स्पिन टेक्निक से घुमाते हुए युवराज के घुटनों की ओर हमला कर दिया। युवराज ने अचानक छलांग लगाई और अपने भाले से वार रोक दिया। अब दोनों फाइटर तेजी से हर मूव का जवाब दे रहे थे। युवराज ने भाले को स्पिन करते हुए रोशनी पर हमला किया और लेकिन उसने झुककर खुद को बचा लिया। लेकिन तभी युवराज ने फेक मूव का इस्तेमाल किया और उसने अपना भाला पहले नीचे घुमाया, फिर अचानक सीधा रोशनी के पेट की ओर बढ़ा दिया। रोशनी बच नहीं पाई और युवराज का भाला उसकी कमर से हल्का सा टकरा गया। पहला क्लीन हिट। युवराज को 1 अंक मिला। रोशनी अब आक्रामक हो गई थी। उसने अपने भाले को गोल घुमाते हुए युवराज के कंधे की ओर वार किया। युवराज ने इसे रोका, लेकिन रोशनी के अगले हमले का अंदाजा नहीं था। रोशनी ने भाले की नोक को मोड़ा और युवराज के पैरों पर हल्का सा वार कर दिया। दूसरा क्लीन हिट। रोशनी को 1 अंक मिला। अब दोनों बराबरी पर फिर आ गए। मुकाबला अब अपने अंतिम चरण पर था और दोनों ही फाइटर एक दूसरे को हर हाल में मात देना चाहते थे। युवराज ने भाले को तेजी से घुमाते हुए एक जबरदस्त वार किया, जिससे रोशनी थोड़ा पीछे हट गई। रोशनी ने भी जवाबी हमला किया, लेकिन इस बार युवराज पहले से तैयार था और युवराज ने स्पाइरल थ्रस्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया और उसे अपने भाले को गोल घुमाते हुए सीधे रोशनी के सीने से धकेल दिया। रोशनी के पास इसे रोकने का समय भी नहीं बचा और युवराज का भाला रोशनी के सीने पर हल्के से टकराया। अंतिम क्लीन हिट। युवराज को 2 अंक मिले। सीनियर अभिमन्यु ने घोषणा की, ये अंतिम मुकाबला भी युवराज ने जीत लिया है। भाला मुकाबला का विजेता युवराज ही है। युवराज ने गहरी सांस ली और रोशनी की ओर देखा। युवराज थोड़ी देर के लिए रोशनी से शांत रहा और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी ताकत देखकर खुशी हुई युवराज। अब हमें मार्शल आर्ट प्रतियोगिता की तैयारी करनी होगी। युवराज ने सम्मान के साथ हाथ मिलाया और कहा, तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल भी कमाल की है रोशनी, तुम्हारे बिना यह मुकाबला अधूरा होगा। सीनियर अभिमन्यु ने अब दोनों की ओर देखा और कहा, अब तक के सभी मुकाबलों में ज्यादातर युवराज और रोशनी की बराबरी की टक्कर थी। अब भाला चलाने के मुकाबले में युवराज आगे रहा, इसलिए अब आगे का निर्णय लेने का अधिकार भी युवराज का होगा। फिर उन्होंने युवराज की ओर देखा और पूछा, अब तुम बताओ युवराज, क्या तुम रोशनी के साथ टीम बनाकर मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में हिस्सा लोगे या नहीं? युवराज मुस्कुराए और पूरी विनम्रता से इस सम्मान के साथ बोला, सीनियर, मैं तो शुरू से ही था और रोशनी को ही कुछ शक था। मैं उसके साथ काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो मुझे लायक समझती या नहीं, वो तो रोशनी ही जाने। रोशनी हल्का सा हंसी और फिर सिर हिलाकर बोली, मैं तो तैयार हूं गुरुजी। अब यह तय हो गया था कि युवराज और रोशनी एक टीम बनाकर प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। सभी उनके इस फैसले से खुश थे। सीनियर अभिमन्यु इतने सालों से रोशनी को इस प्रतियोगिता के लिए तैयार कर रहे थे और जब युवराज जैसा कुशल फाइटर उसके साथ था तो आगे सीनियर अभिमन्यु को क्या चाहिए था? अब क्या होगा आगे? क्या वो मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाएंगे या वहां भी कोई अड़चन आ जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, 310वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। दिन भर के मुकाबलों के बाद युवराज के शरीर में अब कोई ताकत नहीं बची थी। हर मांसपेशियां जैसे दर्द से करहा रही थी और आंखों में थकान के परतें साफ झलक रही थी। अब जब तक ये तय हो गया था कि वो रोशनी और एक टीम में हिस्सा लेकर प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और तो सभी अपने अपने कमरों की ओर चले गए थे। रोशनी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसकी आंखों में एक संतोष भरी चमक थी। दूसरी ओर युवराज, सिंधु और राशि भी अपने कमरे में आ गए थे। कमरा थोड़ा अंधकार में था, लेकिन अंदर आते ही हल्की मोमबत्तियों की रोशनी ने वहां पर शांत माहौल बना दिया।
युवराज ने दरवाजा बंद किया और धीरे से पलंग पर बैठ गया। जैसे ही उसने बैठने के लिए कमर सीधी की, एक तीखी चुभन उसके शरीर में दौड़ गई। उसने अपनी कलाई घुमाई तो लगा जैसे हड्डियां चटक जाएंगी। पैर उठाने की कोशिश की तो घुटनों में दर्द आ गया। सिंधु और राशि चुपचाप उसे देख रही थी। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। युवराज कितना भी ताकतवर फाइटर क्यों ना हो, लेकिन वो भी तो आम इंसान ही था। पूरे दिन की लड़ाई में उसका शरीर अकड़ गया था। सिंधु ने धीरे से उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे उठकर वॉशरूम की ओर चली गई। युवराज ने उसे रोक नहीं पाया। वो वापस आए तो उसके हाथ में गर्म पानी की बाल्टी भरी थी, भाप उठ रही थी और पानी की हल्की सुगंध जैसे थके हुए शरीर के लिए राहत का संदेश बन गई थी। युवराज ने चौंक कर उसकी ओर देखकर कहा, यह सब करने की जरूरत नहीं है सिंधु। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, राशि ने उसके कंधे पर हल्का सा दबाव डाला और पीछे से उसकी मालिश शुरू कर दी। युवराज को अचानक ही एक सुकून भरी अनुभूति हुई। उसके थकी हुई मांसपेशियां अब राशि की उंगलियां धीरे धीरे चलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर दर्द पिघलने लगा हो। वो उठने ही वाला था। राशि ने धीरे से कहा, नहीं युवराज जी, आप चुपचाप बैठे रहिए। युवराज ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसके शब्दों में इतनी दृढ़ता थी कि वो कुछ भी नहीं कह पाया। आप हमारे गुरु हैं। अब जब आप थकान के अंदर हैं तो हमें भी तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपकी देखभाल करनी चाहिए। युवराज ने फिर भी कुछ नहीं कहा। यह सिर्फ सेवा नहीं, सम्मान है। आप इसे ऐसे मत लीजिए। राशि ने फिर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। सिंधु ने अब गर्म पानी में एक कपड़ा डुबो कर निकाला और युवराज के पैरों पर हल्के से हाथों में रखने लगी और ये गर्माहट जैसे युवराज की हड्डियों तक उतर गई। युवराज ने महसूस किया कि उसकी नसों में जो जकड़न थी अब वो धीरे धीरे कम हो रही थी। जब राशि ने उसके माथे और सिर की मालिश शुरू की तो उसने अपने बचपन की यादें आ गई, जब दादी माँ उसे इसी तरह प्यार के सरसों का तेल की मालिश किया करती थी। वो अनायास ही अपनी आंखें मूंद कर बैठ जाता था। सिंधु अब हल्के हल्के हाथों से उसके पैरों को गर्म पानी से धो रही थी और उसके उंगलियों के स्पर्श से युवराज के पूरे शरीर में एक अलग सी सिरहन दौड़ रही थी। शायद यही सच्ची सेवा थी और बिना किसी स्वार्थ और केवल आदर और प्रेम की एक अलग ही किया गया कार्य था। कमरे में अब बस मोमबत्ती की रोशनी और हल्की सुगंध फैल गई थी। युवराज को नहीं पता था कि वो इसका जवाब क्या दे। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसकी इतनी परवाह करेगा। एक फाइटर होने के नाते वो हमेशा दूसरों की रक्षा करने के लिए तैयार रहता था, लेकिन आज कोई उसके बारे में इतना सोच रहा था। उसने आंखें बंद करते हुए धीरे से कहा, थैंक यू सिंधु और राशि। लेकिन राशि ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है युवराज जी, ये तो हमारा फर्ज है और अब अगली बार आप थके तो महसूस करें तो बिना झिझक कह देना। युवराज हल्के से मुस्कुराया और वो पहले से कहीं अधिक हल्का महसूस कर रहा था। सिंधु ने धीरे से उसकी ओर देखकर कहा, अब आप आराम करें, कल से नई चुनौती भी शुरू होगी। युवराज ने सहमति में सिर हिलाया और धीरे धीरे नींद की आगोश में चला गया। कमरे में अब सिर्फ शांति और सुकून था। उधर रात के सन्नाटे में आश्रम के गलियारों में बस एक हल्की सी आहट थी। चंद्रमा की रोशनी और खिड़की से छनकर रोशनी कमरे में आ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक थकान की परछाइयां अब भी साफ दिखाई दे रही थी। दिन भर की लड़ाई, हर वार, हर प्रतिरोध और हर पल की स्थिरता ने उसे पूरी ऊर्जा को सोख लिया था। वो अपने कमरे में एक कोने में बैठी थी और उसकी सांसें धीमी थी और हाथों की नसें अब भी अकड़ रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आ सकते हैं सीनियर। रोज की तरह ये आवाज रोमा की थी और ये जो हमेशा अपने सीनियर के प्रति समर्पित और सतर्क रहती थी। आओ, रोशनी ने धीमे स्वर में कहा। रोमा ने अंदर प्रवेश किया। उसके हाथ में एक छोटा सा कटोरा था जिसमें गर्म दलिया था और उस दलिये से भाप उठ रही थी। हल्की हल्दी और मसालों की सुगंध पूरे कमरे में फैल गई थी। रोमा ने कटोरा रोशनी की ओर बढ़ाया। ये लीजिए सीनियर, आप पूरे दिन से थक गई हैं और कुछ खा लीजिए। रोशनी ने बिना कुछ कहे कटोरा हाथ में लिया और धीरे धीरे चम्मच से दलिया खाने लगी। वो बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन रोमा समझ रही थी कि उसकी चुप्पी थकान से चुप थी और वो बस रोशनी को देख रही थी। जैसे जैसे कटोरे का दलिया कम होता जा रहा था, रोशनी के चेहरे पर थकान की लकीरें और गहरी होती जा रही थी। जब उसने आखिरी चम्मच खाया तो रोमा ने धीरे से कटोरा लिया और एक कटोरा को कोने में रख दिया। सीनियर, आप बहुत थकी लग रही हैं। चलिए मैं आपकी मसाज कर देती हूँ, इससे आपका शरीर हल्का हो जाएगा। रोशनी ने एक बार फिर रोमा की तरफ देखा, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। रोमा ने धीरे से उसके कंधों पर हाथ रखा और मालिश शुरू कर दी। उसकी उंगलियों का दबाव हल्का था, लेकिन बेहद ही संतुलित और ठीक उन्हीं नसों को बिंदुओं को दबा रही थी जहां थकान जमी हुई थी। जैसे जैसे रोमा की उंगलियां चलती गई, रोशनी को लगा कि जैसे उसे थकान पिघलने लगी हो और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हल्की आवाज में कहा, मैं तो सोचती थी कि युवराज कमजोर है, लेकिन वो तो बहुत ताकतवर है। रोमा ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, हाँ सीनियर, ये तो सच में चौंकाने वाली बात है।
रोशनी ने आगे कहा, मुझे नहीं पता था कि वो इस लेवल पर पहुंच चुका है। मैं तो यही सोचती थी कि अभी भी वो एक लेवल 3 के स्टेज 1 पर होगा, लेकिन उसकी फाइटिंग स्किल्स देखकर मुझे लग रहा है कि वो शायद राइजिंग शांत लेवल पर होगा। रोमा ने थोड़ी देर के लिए मसाज करना बंद किया और सोचा और फिर कहा, सीनियर, मुझे नहीं पता कि वो कौन से लेवल पर हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हूं कि वो हमारे गुरुदेव का जूनियर है। ये बात सुनते ही रोशनी की आंखें खुल गई और सीधा सीधा होकर बैठ गई। रोमा ने आगे कहा, आपको पता है कि सफेद घास कौन लाया है? ये युवराज जी ही लेकर आए हैं। रोशनी का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसके मुंह से एकदम निकला, क्या ये सफेद घास युवराज जी लेकर आए हैं? रोमा ने जवाब दिया, हाँ सीनियर, वो बिना किसी घाव के वापस लौटे और इसे पता चला कि वो कितने ताकतवर हैं और उन्होंने वहां पर एक बाघ से भी लड़ाई की। रोशनी अब पूरी तरह से जाग गई थी। उसने कभी भी युवराज को इस नजरिए से नहीं देखा था। वो सोचने लगी, क्या मैंने उसे कम आंका? मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा टीममेट मिल गया। आप इस प्रतियोगिता को ही नहीं बल्कि वर्ल्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप भी जीत सकती हैं। रोमा ने मुस्कुराते हुए कहा। रोशनी अब भी चुप थी और उसके मन में युवराज की छवि घूम रही थी। उसका तेज वार और उसकी फुर्ती, उसकी अड़िग सहनशक्ति, शायद उसे अब तक युवराज को पूरी तरह से पहचाना नहीं था। अब रोशनी की आंखों में हल्की चमक थी। उसने धीरे से कहा, अगर ऐसा है तो अब मैं उसे सिर्फ एक प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक टीममेट के रूप में देखूंगी। रोमा मुस्कुराई और कहा, यही तो सच्ची टीम स्पिरिट होती है सीनियर। अब रोशनी की आंखों में थकान हट चुकी थी। खामोशी भरी सुबह आने वाली की प्रतियोगिता की तैयारियों में जुट गई थी। सूरज की पहली किरण और आश्रम की ऊंची ऊंची दीवारों से टकराकर अंदर आ गई थी। हवा में एक हल्की ठंडक थी जो रात की शांति को अपने साथ समेटे हुए थी। आश्रम के प्रांगण में अब हलचल शुरू हो चुकी थी और पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट माहौल में एक नई ऊर्जा भर रही थी। लेकिन इस शांति के बीच एक अलग ही बेचैनी थी, एक दृश्य तनाव जो आज के दिन की गंभीरता को बयां कर रहा था। आज का दिन बाकी दिनों से अलग था। यहाँ सिर्फ एक आम सुबह नहीं थी बल्कि एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जहाँ जीत और हार के मायने बदलने वाले थे। ये एक परीक्षा थी और जिसमें सिर्फ ताकत नहीं बल्कि धैर्य, सहमत और सहनशक्ति की भी परीक्षा ली जानी थी। युवराज और रोशनी अपने अपने कमरों में से जाग चुके थे। दोनों ने सुबह जल्दी उठकर अपनी दिनचर्या पूरी की, लेकिन आज उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। एक ऐसा संकल्प जो किसी भी बाधा को पार करने के लिए शक्ति रखता हो। आश्रम के गुरु सीनियर अभिमन्यु ने आज सुबह सभी शिष्यों को अपने कक्ष में बुला लिया था। युवराज, रोशनी, सिंधु, राशि और अन्य सभी शिष्य तैयार होकर वहां आए और अंदर पहुंचते ही उन्होंने एक बड़े से लकड़ी के टेबल के चारों ओर बैठने के लिए कहा गया। टेबल पर पहले से ही गर्मा गर्म नाश्ता परोसा गया था, सादगी से भरा हुआ लेकिन ऊर्जा देने वाला भोजन। सीनियर अभिमन्यु पहले वहां से मौजूद थे और उन्होंने एक गहरी नजर से युवराज और रोशनी को देखा। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आज उनके भीतर एक अनुभवी फाइटर की दूरदर्शिता भी थी। उन्होंने पास आते ही कहा, बैठ जाओ सभी। सभी शिष्य उनके कहे अनुसार बैठ गए और उन्होंने धीरे धीरे नाश्ता शुरू कर दिया। लेकिन युवराज और रोशनी के भीतर जोश और जिज्ञासा का मिश्रण था। वो जानते थे कि आज कुछ महत्वपूर्ण कहा जाने वाला है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद सीनियर अभिमन्यु ने बोलना शुरू किया, आज से तुम्हारी प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। युवराज और रोशनी के हाथ वहीं पर रुक गए जहां से वे नाश्ता कर रहे थे। लेकिन इसमें एक अनोखी शर्त होगी। तुम दोनों को अपनी असली पहचान गुप्त रखनी पड़ेगी। तुम दोनों को मास्क पहनना होगा। तुम्हें एक एक कंटेस्ट नंबर दिया जाएगा और वही तुम्हारी पहचान होगी। युवराज ने हल्का सा सिर झुकाकर हामी भरी और रोशनी ने भी संजीदगी से सिर हिला दिया। सीनियर अभिमन्यु ने आगे कहा, तुम्हारे असली नाम वहां किसी को नहीं पता चलेंगे। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण नियम, कोई हार तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक तुम स्वयं हार नहीं मानोगे। मतलब? युवराज और रोशनी दोनों के मुंह से एक साथ निकला। सीनियर अभिमन्यु ने एक गहरी सांस ली और फिर गंभीर स्वर में कहा, मतलब ये प्रतियोगिता आसान नहीं है। अगर तुम किसी से हारे रहे हो तो तुम्हें तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक तुम अपने मुंह से शब्द नहीं कह देते कि तुम हार गए हो, फिर चाहे तुम मर ही क्यों न जाओ। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये नियम बाकी सभी नियमों से अलग था। युवराज और रोशनी अब पूरी तरह से सतर्क हो गए थे। इसका मतलब ये है कि मुकाबले में हारने वाला तब तक नहीं बच सकता जब तक वो खुद हार मानने का संकेत न दे। इस बात का वजन उनके दिलों पर साफ आ गया था। रोशनी ने गहरी सांस ली और उसने कई कठिन मुकाबले लड़े थे, लेकिन इस तरह की शर्त उसके लिए नई थी। युवराज ने भी सीनियर अभिमन्यु की बात पूरी गंभीरता से सुनी और वो समझ गया था कि यह प्रतियोगिता सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं बल्कि मानसिक सहनशक्ति की भी परीक्षा थी।
सीनियर अभिमन्यु ने एक लकड़ी का बॉक्स खोला और उसमें से 2 काले मास्क निकाले। ये लो, आज से तुम्हारी यही पहचान है। युवराज रोशनी ने मास्क हाथ में लिए और उन्हें ध्यान से देखा। ये साधारण मास्क नहीं थे, बल्कि विशेष रूप से डिजाइन किए गए थे ताकि चेहरा पूरी तरह से छुपा रहे और पहचान किसी की तरह जागिर रहे। फिर उन्होंने 2 छोटे लकड़ी के पट्टे निकाले जिस पर 089 और 221 लिखे हुए थे। युवराज, तुम्हारा नंबर 089 होगा और रोशनी, तुम्हारा नंबर 221 होगा। अब उनके नाम मायने नहीं रखते थे। अब वे सिर्फ 2 फाइटर थे, 089 और 221। युवराज और रोशनी दोनों ने मास्क को कसकर पकड़ा और हल्का सिर झुका दिया। सीनियर अभिमन्यु ने उनकी आंखों में झांका और हल्के मुस्कान के साथ फिर कहा, आज से सफर शुरू हो रहा है। याद रखना, ये सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि ये तुम्हारी वास्तविक परीक्षा है। जो भी हो, उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहो। युवराज ने गहरी सांस ली और कहा, मैं हमेशा तैयार हूं सीनियर। रोशनी ने भी कॉन्फिडेंस में सिर उठाया और कहा, जी गुरुदेव, मुझे भी अब कोई संदेह नहीं है, हम ये मुकाबला जीतेंगे। अब का सब कुछ साफ हो गया था। अब किसी का नाम मायने भी नहीं रखता था। अब यह मुकाबला था और ये मुकाबला अब 089 और 221 का हो गया था। अब ये क्या करेंगे और मुकाबले में कैसे होगी फाइट, क्या क्या नए नए आयाम आएंगे कहानी में और किस तरह की कहानी इंटरेस्टिंग होगी, जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ।